नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। मैं जायसवाल आपका फिर से स्वागत करता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास जो कि यूपीएसआई की मैंने प्रॉमिस किया था कि यूपीएसआई एग्जामिनेशन के लिए आपको सारी क्लासेस धीरे धीरे अवेलेबल कराऊंगा। दोस्तों मैंने स्टार्ट कर दिया है मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली 40 नंबर के, उन सभी के एक बहुत ही अच्छे सीरीज के साथ, जिसमें 2000 के आसपास प्रश्नों को मैं आपको कवर करूंगा और लगभग आपका सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। जितने भी मूल विधि, संविधान एंड सामान्य ज्ञान के प्रश्न प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए उनको भी मैंने इसमें लिया है मिला जुला के, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इस पर्टिकुलर सीरीज को बहुत ही ध्यान के साथ आप शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। आने वाले समय में मैथ और रीजनिंग की भी क्लासेस में भी मैं स्टार्ट करूंगा। अगर इस चैनल पे नहीं हो पाया तो मैं आपको बता दूंगा, हमारा जो सेकंड चैनल है ओम जायसवाल, आप वहां पे इस पर्टिकुलर यूपीएसआई की क्लास को कवर करेंगे। फिलहाल ये वाली क्लास आपको इसी चैनल पे मिलेगी, स्टडी हिंदी पे डेली बेसिस पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो के सपोर्ट में दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और लगातार चैनल पे वीडियो आपको मिलता रहे। इसके लिए दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे तो आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ मिक्स करके मैं ले आ रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है दोस्तों, आदर्श परिस्थिति में एक नए पादप या पौधे में पुनरुज्जीवित और विकसित करने के लिए एक कोशिका के गुण को डैश के रूप में जाना जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, किसी कोशिका के संपूर्ण नए पौधे के उत्पन्न होने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी, इसको बोलते हैं टोटीपोटेंसी बोलते हैं, या फिर बोलते हैं इसको एक और नाम हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं पूर्व सक्तता। क्या बोलते हैं? पूर्व सक्तता कहलाती है। ये क्या है? किसी कोशिका को संपूर्ण नए पौधे के उत्पन्न होने की क्षमता को हम बोलते हैं। इस प्रकार के जो ऊतक संवर्धन के द्वारा विभिन्न प्रकार के पौधे जो कि उत्पन्न किए सकते हैं, इस प्रकार उत्पन्न पौधे आनुवांशिक रूप से समान होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन का डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है। जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, आपका प्रयागराज, इलाहाबाद, मान लीजिए इसका नाम चेंज हो चुका है, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि यमुना और बेतवा। तो यमुना और बेतवा नदी का संगम दोस्तों इन सभी ऑप्शनों में से हो जाएगा ए। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हमीरपुर, ए इज राइट, या हमीरपुर में इसका संगम है, ठीक है, तो याद रखिएगा। वैसे नाम चेंज हो गया इलाहाबाद का प्रयागराज। अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रयागराज उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो उनका भी नाम आप लोग याद रख लीजिएगा, एग्जामिनेशन में आ सकता है, गोविंद माथुर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार नहीं है इन सभी ऑप्शनों में से। तो आनुवंशिक विकार नहीं है, जैसे नहीं पूछा है, ये देखिए आपका क्या है, वर्णाधता, आंखों संबंधित रोग जो होता है, ये कहीं ना कहीं आपका आनुवंशिक है। अति रक्तस्राव रोग, ये भी आनुवंशिक है। अरंजकता, ये भी आनुवंशिक है। देखिए यहाँ पे मिक्सोडेमा जो है, ये एक आनुवंशिक विकार नहीं है, इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। एक तरीके से मिक्साडोमा या फिर थायरॉक्सिन हार्मोन के कम श्रावण से होने वाला रोग कहलाता है। अगर आपका थायरॉक्सिन हार्मोन जो है, इसका श्रावण जो कम होता है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं मिक्सोडेमा। इसके थायराइड ग्रंथि जो मतलब ये जो प्रक्रिया है, इससे थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है, जिससे हृदय की गति धीमी हो जाती है और रोगी का जो स्किन होता है वो बहुत शुष्क हो जाता है, होठ पतले मोटे होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती है। तो ये आनुवंशिक नहीं है। बाकी देखिए आपको पता है वर्णाधता, कलर ब्लाइंडनेस, ये सारी चीजें जेनेटिक है, ये आनुवंशिक होती हैं। अगला सवाल देखिए। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, एक यातायात प्रतीक का अर्थ क्या होता है। अगर इस प्रकार का आपका सिंबल है तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसका प्रतीक सिंबल क्या होता है। देखिए, सभी दिशाओं से वाहन आ रहे हैं, गलत। अच्छा क्या है, आगे रास्ता घूमकर है, देखिए यही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गोल रास्ता। अगर कभी भी आपको यातायात के प्रतीक में ऐसी चीजें दिखाई दे, ऐसा सिंबल दिखाई दे, तो वो क्या है, आगे रास्ता जो है वो कहीं ना कहीं घूम कर है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन 2013 के अनुसार सरकारें निम्न के लिए भूमि अधिग्रहण कर सकती हैं। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सामरिक प्रयोजन के लिए, परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के लिए परियोजनाएं, सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजनाओं के लिए जहां भूमि की स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा। तो इन सभी ऑप्शनों में से कौन सा आंसर सही होगा। देखिए ए एंड सी नहीं, हमारे हिसाब से यहाँ तीनों के तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ए, बी एंड सी। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार दोस्तों अगर हम बात करें तो भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन, ये जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम है इसको हम यही बोलते हैं। 2013 के अनुसार जो वर्तमान में मोदी सरकार इसमें कुछ महत्वपूर्ण विषयों के लिए भूमि अधिग्रहण को सोशल इम्पैक्ट और
जो कि कंसेंट क्लास से बाहर रखे गए कानून की सूची में जोड़ा गया है। बहुफसली जमीन के लिए आपसे धारा अगर पूछा जाएगा तो याद रखेंगे धारा 10A, इसके तहत 5 उद्देश्यों राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, ग्रामीण आधारभूत संरचना, औद्योगिक कॉरिडोर और पीपीपी समेत सार्वजनिक आधारभूत जो कि संरचनाओं के बिना सहमति के अधिग्रहण किया जा सकता है। तो देखिए ये इन तीनों ऑप्शनों में जो चीजें लिखी हुई हैं, इन तीनों के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण गवर्नमेंट कर सकती है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के लिए किसी भी आरोप पर प्रतिकरण हेतु लिखित शिकायत लेने के लिए भारत सरकार ने किस नामित संस्था के रूप में प्राधिकृत किया गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, अब ऑप्शन देख लीजिए क्या है। लोकायुक्त है, केंद्रीय जांच ब्यूरो है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नहीं ये नहीं हो गए, केंद्रीय सतर्कता आयोग। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग, मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, जिसको हम लोग बोलते हैं CVC ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए केंद्र सरकार की एक प्रमुख संस्था है। अगर आपसे थोड़ा और डिटेल पूछेगा, देखिए वर्ष 1964 सन 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन किया गया था। भ्रष्टाचार को रोकने के ऊपर बनाई गई जो कि संस्थानम समिति 62 से 64 में इसकी सिफारिश की गई, इसका गठन हुआ और जून 2018, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जून 2018 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जिसको हम लोग बोलते हैं NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पूर्व प्रमुख शरद कुमार को केंद्रीय सतर्कता आयोग के नया सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग तत्कालिक कौन है? जम्मू कश्मीर के जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सबसे पहले वाले, गिरीश चंद्र मुर्मू को बना दिया गया है कैग, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, भारत में बाल अधिकारों का संरक्षण, उन्नयन और हिफाजत करने के लिए वर्ष 2007 में वैधानिक निकाय के रूप में किसकी स्थापना की गई? तो यहाँ पे देखिए बाल अधिकारों की बात की जा रही है, तो इन चारों ऑप्शनों में से डायरेक्टली हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो देखिए बाल जितने भी बाल अधिकार के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग एक वैधानिक निकाय है, इसका गठन जितने भी बाल अधिकार हैं उनको संरक्षित करने के लिए बनाया गया है। और कब? 2005। और देखिए एक तरीके से कह लीजिए 2005 के अधीन वर्ष 2007 में किया गया। देखिए ये याद रखेंगे 2007 में किया गया। यह आयोग देश के बाल अधिकारों का संरक्षण, संवर्धन और प्रतिरक्षण करता है। मतलब आयोग बच्चों से जुड़े कानून एवं कार्यक्रमों की जो भी प्रवाही जिम्मेदारी को निभाने का काम करता है, वो कौन है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। अगला देखिए, इनमें से किस पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सुंदरलाल बहुगुणा। जी हाँ, सुंदरलाल बहुगुणा प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं जिन्होंने चिपको आंदोलन, आपने बहुत बार सुना होगा दोस्तों, उत्तराखंड संबंधित है, जी हाँ चमोली डिस्ट्रिक्ट, चिपको आंदोलन में प्रमुख नेता थे। अब एक तरीके से कह लीजिए विश्व भर में देखिए वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे ये, और वर्ष 2009 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कब? देखिए 2009 में। इनका नाम याद रखेंगे सुंदरलाल बहुगुणा। अगला देखिए, 30 नवंबर 2017 को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी थी? तो यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पूछा हुआ था, तो थोड़ा प्रीवियस है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 30 नवंबर यहाँ पे देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेखा शर्मा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ आपके परीक्षा में। राष्ट्रीय महिला आयोग वर्ष 2019 में 90 में अधिनियम पारित किया गया था और 92 में इसको गठित किया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आपसे पूछा जाएगा वर्तमान में भी यही है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पुराना है, लेकिन वर्तमान में भी रेखा शर्मा ही है, तो ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखिए, बिना दलाली खाता खोले एक विदेशी कंपनी ने शेयरों को बेचने और खरीदने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? इसको हम दोस्तों क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे देखिए भारतीय डिपॉजिटरी, विशेष आहरण अधिकार, इवेंटा डेटा रिकॉर्डर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद। जी हाँ दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं GDR। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं GDR, मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद। एक ऐसा प्रपत्र होता है जो भारत सरकार से बाहर अर्थात डिपॉजिटरी बैंक द्वारा अनिवासी निवेशकों के लिए जारी किया था। यदि एक भारतीय कंपनी अमेरिका के अलावा अन्य देशों से पूंजी जुटाना चाहती है तो वह कंपनी GDR के माध्यम से पूंजी जुटाएगी। जिन देशों में GDR जारी किए जाते हैं वहां के स्टॉक एक्सचेंज में इसे खरीदा या बेचा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला देखिए, किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया? तो अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947
देखिए सिंपल है, 1947 में गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया गया। अगला देखिए, महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले जो भारतीय थे उनका नाम आपको बताना है दोस्तों। तो महाभारत के यहाँ पे सीधा हमको दिख रहा है ऑप्शन, अगर आप लोग को अच्छे से आंसर याद है तो ऑप्शन नंबर सी, किसारी मोहन गांगुली। किसारी मोहन गांगुली एक भारतीय अनुवादक हैं, ट्रांसलेटर हैं, जिन्होंने महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किया और पहले भारतीय के रूप में इन्होंने ख्याति प्राप्त की है। उनका अनुवाद कृष्ण द्वैपायन व्यास में महाभारत के रूप में 1883 से लेकर 1896 ईस्वी के मध्य में अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय एक स्वचालित रूप से खुद को कूट करता है जब हर बार वह प्रणाली को संक्रमित करता है और प्रतिलिपि बनाता है? दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, वो कौन सा वायरस है आपको बताना है दोस्तों। तो इस प्रकार के वायरस दोस्तों हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, पॉलीफार्मिक वायरस। एक जटिल कंप्यूटर वायरस है, ठीक है, कंप्यूटर वायरस है जो डेटा प्रकारों के कार्यों को प्रभावित करता है। यह वायरस स्वचालित होता है, यह खुद में कूट करता है, बराबर प्रणाली बनाता है और प्रतिलिपि बार बार, आपने देखा होगा फोल्डर बाय फोल्डर क्रिएट करने का भी कभी कभी कार्य करता है। तो पॉलीफार्मिक वायरस, सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गति या तीव्रता के आधार पर कौन सी मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है? दोस्तों तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको बोलते हैं द्रुत मुद्रास्फीति। जी हाँ, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कह सकते हैं हम लोग, हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। और मंद क्या होता है दोस्तों? मंद मुद्रास्फीति है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। रेंगती हुई या फिर चलती हुई मुद्रास्फीति क्या बोलते हैं इसको गैलोपिन इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे लागत जन्य मुद्रास्फीति का एक प्रकार इन सभी ऑप्शनों में से नहीं है। हमसे पूछा है कि कौन सा एक प्रकार नहीं है, तो देखिए द्रुत मुद्रास्फीति नहीं है, बाकी हाइपर इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन एंड गैलोपिन इन्फ्लेशन यहाँ पे है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी देखिए 47 इज द राइट आंसर। जी हाँ, भारतीय संविधान में किसी धर्म विशेष प्रतिनिधित्व पद्धति का त्याग किया गया है, लेकिन जनसंख्या अनुमान के आधार पर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः 84 एंड 47, ठीक है। तो याद रखेंगे, तो यहाँ इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा 47। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय दंड संहिता 1860 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण है। इसमें से किन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है? तो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, सिंगापुर है, ब्रुनेई है, श्रीलंका है। तो जी हाँ दोस्तों, फिर उसके बाद आपको 4 ऑप्शंस अलग से दिए गए हैं, मतलब कोई 2 ऑप्शन यहाँ पे मेल खाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ए, बी और सी तीनों, सिंगापुर, ब्रुनेई एंड श्रीलंका तीनों के तीनों होंगे। जो 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित किया गया था, जो संशोधित संस्करण था, वो सिंगापुर, ब्रुनेई, श्रीलंका, इन सभी जो कि दंड संहिता प्रारूप पर ही आधारित था। तो हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे सिंगापुर, ब्रुनेई एंड श्रीलंका। अगला देखिए, भारत की राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? अच्छा, वक्तव्य क्या क्या कह रहा है? सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश हैं, ये न्यायालय में परिवर्तनीय है। तो राज्य के नीति सिद्धांतों के संदर्भ में बात की जा रही है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल और केवल ए, सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश हैं। अच्छा, अब देखिए क्या है, जो नीति निषेध तत्व हैं वे उद्देश्य एवं लक्ष्य निहित होते हैं, जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य होता है। तो अगर हम बात करें संविधान की उद्देशिका में परिकल्पित है, लोक हितकारी राज्य एवं समाजवादी समाज की स्थापना का आदर्श तभी प्राप्त किया सकता है जबकि सरकार नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने का प्रयत्न करे, ठीक है। तो याद रख सकते हैं, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड द लास्ट वन एक क्वेश्चन और देखते हैं, भारत में पनडुब्बी का निर्माण फ्रांसीसी सहयोग से हो रहा है, जो वर्ष 2016 में इसलिए खबरों में आई कि उसमें गुप्त हथियार तंत्र से जुड़ी जानकारी उद्घाटित हुई थी। तो क्या चक्र, अरिहंत, स्कॉर्पियन या फिर सिंधु घोष? तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी जो डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी होती है, इसका निर्माण और विकास फ्रांस और स्पेन संयुक्त रूप में किया गया था और 2016 में खबरों में आई थी, जिसे गुप्त हथियार तंत्र के रूप में जानकारी उद्घाटित हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लगातार लेके आऊंगा जब तक आपका यूपीएससी का एग्जाम आता है, एंड धीरे धीरे मैं आपका सिलेबस भी कैप्चर करूंगा। आपके लिए मैथ, रीजनिंग की भी क्लासेस और हिंदी की भी क्लासेस चैनल पे मिलेंगी, ठीक है।
तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करना, लगातार मोटिवेशन मनोबल है। एंड क्लास कैसा लगा आप ये भी बताइएगा, और भी मैं बहुत बेहतरीन जितने प्रीवियस क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, आप वहाँ से PDF भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।